ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड शू के साथ होती है, जो कि अपनी स्टेप मॉम को चिल्ला रही होती है कि आखिर ऐसे कैसे वो किसी ओल्ड मैन को उसे बेच सकती है। शू कह देती है कि आप चाहे जो कर लो, मैं उस मिस्टर जेंग से शादी नहीं करने वाली। तो यहाँ पर शू की स्टेप सिस्टर उसे मनाने लगती है कि मॉम तुम्हारे अच्छे के लिए कर रही है, पर शू नहीं मानती। तो ये दोनों उसे एक एप्पल दे रहे होते हैं जिसमें उन लोगों ने पहले से ही नशे की दवा मिलाए होते हैं, पर शू ये नहीं लेती। तो उसकी स्टेप मॉम उसे समझाने लगती है कि तुम्हारे डैड इस दुनिया से जा चुके हैं और जाते वक्त उन्होंने तुम्हें मुझे संभालने के लिए दिया था और मैं तुम्हारी स्टेप मॉम हूँ, तो आखिर मैं तुम्हारा बुरा कैसे सोच सकती हूँ। तो शू कहती है कि फिर आपका क्या मतलब है। तो इसकी स्टेप मॉम से कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की जल्दी सर्जरी करवाने की ज़रूरत है, वो और वेट नहीं कर सकती और अभी हमारी कंपनी की सिचुएशन बहुत ही खराब चल रही है और मिस्टर जैंग ने कहा है कि वो ये पैसे देने के लिए तैयार है। उस मिस्टर जैंग ने हमारी कंपनी के साथ 10 मिलियन का ऑर्डर साइन करने के लिए भी मान गया है, तो अगर तुम उससे शादी नहीं करोगी तो बताओ तुम्हारी ग्रैंडमा का क्या होगा। तो शू कहती है कि अच्छा, तो अब आप मेरी ग्रैंडमा के नाम पर मुझे धमकी देंगी। अब क्योंकि शू बिल्कुल नहीं मान रही होती है, तो इसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर अपने दूसरे प्लान पे काम करते हैं और शू को बेहोश कर देते हैं और उसी मिस्टर जैंग के पास भेज देते हैं। यहाँ पर ये ओल्ड मैन शू को देखकर तो बड़ा खुश होता है कि उसकी ब्राइड तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और वो उसके पास जा रहा होता है। तभी जैसे ही शू को होश आता है तो वो इसे देखकर शॉक हो जाती है और चिल्लाने लगती है कि तुम कौन हो, मुझसे दूर हो जाओ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ और तुम मेरी वाइफ हो, तो मेरे पास आओ। पर शू इसे कैसे भी मारती है और यहाँ से भागने लगती है और वो भी अपने गार्ड्स को लेकर इसके पीछे पड़ जाता है। फिर हम देखते हैं हमारे इस ड्रामा के मेल लीड जेन को, जो कि शादी करने के लिए अपनी ब्राइड के घर जा रहा होता है, पर उस लड़की के मॉम डैडी से बताते हैं कि वो अब्रॉड चली गई है उन्हें बिना बताए, तो जब वो वापस आ जाएगी तो दोनों की शादी होगी। पर इस बात से जैन को बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस लड़की को कॉल करके चिल्लाता है कि क्या तुमने मेरा मजाक बनाई हो। तो बाइंगी से सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं जानबूझ के ऐसे नहीं कर रही हूँ, तुम फिक्र मत करो, जब मैं अब्रॉड से वापस आ जाऊंगी तो हम शादी कर लेंगे। तो जैन कह देता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं अब इस बिजनेस मैरिज को कैंसिल कर रहा हूँ और मैं सारे गेस्ट को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर हम देखते हैं कि शूज मिस्टर जैंग से बचते हुए जैन की कार के सामने आ जाती है और जैन का ड्राइवर से चिल्लाने लगता है कि क्या तुम हमारी गाड़ी के सामने मरने के लिए आई हो। तभी जैन भी कार से बाहर आ जाता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो उसका असिस्टेंट बताने लगता है कि बॉस, ये लड़की यहाँ से जाने के लिए माने नहीं रही है और यहीं पर ही रुकी हुई है, जरूर ये कोई स्कैमर होगी। तभी जैन यहाँ पर शू का बर्थ मार्क देख लेता है और वो इसे पहचान जाता है कि ये तो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब जैन छोटा था तभी शू ने उसकी जान बचाई थी और उसे बुली होने से बचाई थी। अब तभी शू से पूछती है कि क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो जैन इसे नहीं बताता और कहता है कि चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। तो शू कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। अब तभी वो मिस्टर जैंग यहाँ पर पहुंच जाता है शू को पकड़ने के लिए और ये सोचती है कि अब मैं क्या करूँ। फिर ये जैन से कह देती है कि तुम मुझे जल्दी से हॉस्पिटल छोड़ दो और वो उसकी कार में बैठ जाती है और फिर जैन इसे यहाँ से लेके जाने लगता है और फिर शू यहाँ पर दर्द की एक्टिंग करने लगती है कि उसका पूरा बॉडी दुख रहा है। जैन कहता है कि एक्टिंग करना बंद करो, अभी तो तुम बिल्कुल ठीक थी और अभी क्या हो रहा है। तो शू कहती है कि हाँ मुझे सब कुछ ठीक फील हो रहा है और ये सोचती है कि कितना एम्बैरेसिंग है, इसे पता लग गया मैं एक्टिंग कर रही थी। फिर असिस्टेंट कहता है कि बॉस मैंने बोला था ना कि ये लड़की बस प्रिटेंड कर रही है, तो अब हॉस्पिटल चलना है कि नहीं। तो शू कहती है कि हॉस्पिटल चलने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहाँ पर ब्राइड को पिक करने आए थे ना, तो आप जाओ अपना काम करो, मैं आप लोग को और परेशान नहीं करूंगी, आप लोग मुझे कार से उतार सकते हैं। तो जैन बताता है कि एक्चुअली मेरी ब्राइड भाग गई है और तुमने भी वेडिंग ड्रेस पहनी हुई हो, तो क्यों ना तुम मेरी ब्राइड बन जाओ। तो शू कहती है कि क्या मजाक कर रहे हो, मैं आखिर तुम्हारी ब्राइड क्यों बनूंगी, और ये कार से उतरने जा रही होती है। तो जैन कहता है कि अच्छा तो तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी, फिर तो मैं तुम्हें उन लोगों को दे दूंगा जो लोग तुम्हें पकड़ने आ रहे थे। तो शू कहती है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करना। फिर ये कहता है कि देखो अब हम दोनों मिले हैं तो ये हमारी किस्मत है और अगर तुम मेरी हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगा, तुम जो चाहे वो मुझसे मांग सकती हो। तो शू सोचती है कि वाओ ऑफर तो अच्छा है। फिर वो इसे कह देती है कि ठीक है तुम एक अच्छे पर्सन दिख रहे हो इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये लोग रेस्टोरेंट में डिनर करने के लिए आ जाते हैं और तभी यहाँ पर शू को उसका एक्स बॉयफ्रेंड चैन मिल जाता है, जो कि शू को देखते के साथ ही कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना, तुमने अपनी ग्रैंडमा की बीमारी ठीक करने के लिए अपने आप को मिस्टर जैंग को बेच दी। तो शू इसे स्लैप लगाती है और कहती है कि तुम जैसा पर्सन जो बस दूसरों को चीट करता है, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी क्या ही फिक्र होगी। तो ये कहता है कि मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है और मैं तुम्हारी वजह से तुम्हारी सिस्टर से शादी कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारी फैमिली की कंपनी का प्रेसिडेंट बन सकूँ और फिर देखना मैं तुम्हारी सिस्टर चाओ को डिवोर्स दे दूंगा और तुमसे शादी करूंगा और फिर तुमने जो अपनी सारी चीजें खो दी हो वो तुम्हें वापस मिल जाएगी। तो शू से चिल्लाती है और कहती है कि तुम ये सब अपने लिए कर रहे हो, मेरे लिए नहीं, और वैसे भी इन सब चीजों से मेरा कोई मतलब नहीं है। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो चैन इसे रोकने लगता है और कहता है कि मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ, बताओ तुम्हारी ग्रैंडमा की सर्जरी
के लिए कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ, मैं तुम्हें अभी पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। तो शू बताती है कि पूरे 1 मिलियन है, ट्रांसफर करो। तो ये कहता है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये कहती है कि फिर तुम प्रिटेंड करना बंद करो, और वो यहाँ से जाने लगती है। तो ये इसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। तभी इतने में यहाँ पर जैन पहुंच जाता है और जैन को एक पंच मारता है। तो ये जैन से पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो शू जैन का हाथ पकड़ के कहती है कि मैं तुम्हें इसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ, ये मेरा हस्बैंड है। तो चैन कहता है कि तुम जो भी होंगे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं शू का बॉयफ्रेंड हूँ, इसलिए तुम मेरी शू को यहाँ से अपने साथ नहीं ले जा सकते, उसे मैं लेके जाऊंगा। तो जैन यहाँ पर शू से पूछता है कि क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो शू कह देती है कि मैं तो इसे जानती भी नहीं हूँ। तो जैन अपने गार्ड्स को बुलाकर चैन को यहाँ से बाहर करवाता है और फिर शू यहाँ पर जैन का हाथ छोड़ देती है और उसे थैंक यू कहती है। और वो जैन से कहती है कि अब मैं अपने घर पे नहीं जा सकती हूँ, तो क्या तुम कुछ टाइम के लिए मुझे अपने घर पे रख लोगे। तो जैन मान जाता है और शू को अपने घर ले आता है और फिर उसे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए बताता है कि ये मैरिज कॉन्ट्रैक्ट 1 साल का होगा और इस ड्यूरेशन में तुम्हारा जो भी खर्चा होगा वो मैं हैंडल करूंगा और तुम्हें बस मेरे साथ कॉपरेट करना होगा मेरी वाइफ बनने की एक्टिंग करने में। तो शू कहती है कि अगर सिर्फ एक्टिंग करनी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और फिर वो तुरंत ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है और इसे थैंक यू कहती है। तभी शू को उसकी स्टेप सिस्टर का कॉल आता है, तो वो उसे बात करने के लिए साइड में जाती है। शू की स्टेप सिस्टर चाओ से कहती है कि तुम्हारी ग्रैंडमा की फीस 1 लाख हो चुकी है और अगर तुमने ये पैसे नहीं दी तो तुम्हारे ग्रैंडमा की ट्रीटमेंट रोक दी जाएगी। तो शू कहती है कि प्लीज ऐसा मत करना, मैं कोई रास्ता निकालती हूँ तुम्हें पैसे देने का। और फिर कॉल रखने के बाद ये सोचती है कि अब मैं क्या करूंगी। तभी जैन से कहता है कि हम खाना खाते हैं। फिर शू तो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है और जैन सोचता है कि सही टाइम देखकर मैं इसे हमारे चाइल्डहुड के बारे में याद दिलाऊंगा। और फिर वो पूछता है कि क्या हुआ, तुम्हें खाना पसंद नहीं आ रहा है। तो शू कहती है कि मैं हमारी ये कपल लाइफ इतनी जल्दी अडेप्ट नहीं कर पा रही हूँ और मैं बहुत ही गरीब भी हूँ, तो आखिर तुमने मुझे क्यों चुना है और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, कहीं तुम्हारे अंदर मेरे लिए कुछ गलत थॉट्स तो नहीं है। देखो हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट में हैं। तो ये कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रही हो। फिर यहाँ पर शू रोने लग जाती है और कहती है कि मैं बहुत ही यूजलेस हूँ और फिर खुद ही से कहती है कि मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। फिर शू एक जगह पर जॉब करने जाती है जहाँ की ओनर उसे एक ड्रेस दे देती है और कहती है कि तुम्हें यही ड्रेस पहनना पड़ेगा क्योंकि बॉस को यही ड्रेस पसंद है। तो शू को काफी शौक लगता है कि वो यहाँ पर उसे क्या काम करवाने वाली है, तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है पर ये लेडी इसे यहाँ से जाने नहीं देती और कहती है कि तुम्हें पैसों की कमी है ना, तो चुपचाप से ही काम करो, और ऐसा बोलकर उसे रूम में भेज देती है। फिर शू यहाँ पर मिस्टर जैंग को देखकर शौक होती है कि ये तो वही ओल्ड मैन है और वो तो इसे देखकर खुश जाता है कि ये तो मेरी भागी हुई ब्राइड है जो मुझे मिल गई। फिर शू यहाँ से भागने की कोशिश कर रही होती है पर ये इसे जाने नहीं देता और इसे हैरेस करने की कोशिश करता है। पर फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शू को बचाने के लिए जैन अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और शू से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो ये कहता है कि तुम्हें पहले मुझे एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। शू कहती है कि क्या तुम मुझ पर बिलीव करोगे अगर मैं ऐसा बोलूंगी कि मैं यहाँ पर खुद नहीं आई हूँ। तो जैन पूछता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर तुम्हें ऐसा ड्रेसअप करने के लिए किसने कहा। ऐसा बोलकर वो उसे जल्दी से अपने कोट से कवर करता है और शू से बताने लगती है कि मैं तो बस एक पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही थी और इन लोगों ने जबरदस्ती मुझे ये ड्रेस पहनाकर यहाँ पर भेज दिया। अब तभी वो मिस्टर जैंग तो बहुत ही गुस्सा हो जाता है और बॉटल से इन लोगों को मारने के लिए आ गया था। तभी जैन यहाँ बीच में आकर शू को बचा लेता है और बॉटल उसे लग जाती है। फिर जैन के गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम लोग जानते भी हो मैं कौन हूँ। तो जैन का स्टूडेंट कहता है कि क्या तुम जानते हो कि हमारे बॉस कौन है। वो लू ग्रुप कंपनी के सीईओ हैं, इस शहर के रिचेस्ट मैन। तो ये जानने के बाद मिस्टर जैंग तुरंत ही माफी मांगने लगता है कि मुझसे गलती हो गई, मैंने आपको पहचाना नहीं था, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। फिर जैन के कहने पर उसके गार्ड्स यहाँ पर बहुत सारी बॉटल लेकर आते हैं मिस्टर जैंग को मारने के लिए और फिर जैन शू को लेकर बाहर आ जाता है और ये जल्दी से इसका हाथ छोड़ देती है। तो ये सोचता है कि इसने अपनी लाइफ में कितना सफर करी है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम कुछ बोलना चाहती हो। तो ये कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं क्या बोलूँ। तो जैन कहता है कि ठीक है फिर तुम्हें कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये लो तुम मेरा कार्ड रखो और तुम्हें जो भी जरूरत हो तुम इसमें से खर्चा कर सकती हो। तो शू कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ इतना अच्छे से क्यों हो। तो ये कहता है कि तुम मेरी नॉमिनल वाइफ जो हो। तो शू कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर अगर तुम मुझे रियल में लाइक करने लग गए तो फिर मुझे ये पैसे रिटर्न करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। तो जैन यहाँ पर शू के एकदम क्लोज जा रहा होता है तो वो जल्दी से दूर हो जाती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। अब तभी जैन को उसके ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है और वो उसे चिल्लाने लगते हैं कि क्या मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ग्रैंडपा हूँ भी कि नहीं, आज जो हो जाए तुम्हें मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को घर लाना ही होगा मुझसे मिलवाने के लिए। तो जैन कह देता है कि ठीक है ग्रैंडपा, मैं उसे लेकर आ जाऊंगा। और फिर कॉल रखने के बाद ये शू से कहता है कि मेरे ग्रैंडपा तुम्हें देखना चाहते हैं। तो शू शौक होकर कहती है कि ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है और वैसे क्या मैं ऐसे ड्रेसअप होकर तुम्हारे ग्रैंडपा से मिलने जा सकती हूँ। तो जैन कहता है कि चलो मैं तुम्हारा ड्रेस चेंज करवाने के लिए लेके चलता हूँ। और फिर उसके बाद वो अपने ग्रैंडपा के घर के सामने पहुंचता है और शू से कहता है कि तुम्हें मेरा हाथ पकड़ना होगा। तो ये पकड़ लेती है और कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं अच्छे से एक्टिंग करूंगी। फिर जैन शू को लेकर अपने ग्रैंडपा के घर पहुंचता है और वहाँ पर वो बैठे बैठे ही सो रहे होते हैं।
फिर शू ग्रैंडपा को हेलो कहती है, तो ग्रैंडपा जैसी आँख खोलते हैं तो वो शू को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और उसका हाथ पकड़ के कहते हैं कि अच्छा तो ये मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ है, ये तो उस दूसरी लड़की बाइंग से काफी ज्यादा अच्छी। तो जैन अपने ग्रैंडपा का हाथ हटा देता है और कहता है कि ग्रैंडपा आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं, तो ठीक है अब आपने अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को देख ली ना, तो मैं इसे लेके जा रहा हूँ। तो ग्रैंडपा इन दोनों को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से अभी कहीं नहीं जा सकते, मुझे जल्दी से मेरा ग्रेट ग्रैंडसन चाहिए। तो दोनों ही बहुत ही शौक हो जाते हैं और जैन कहता है कि ग्रैंडपा ये कुछ ज्यादा ही फास्ट नहीं है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब मैं और वेट नहीं कर सकता और वो इन दोनों को साथ में रूम में भेज देते हैं। फिर जैन जल्दी से जाके दरवाजा खोलने की कोशिश करता है पर उसके ग्रैंडपा बाहर से लॉक कर चुके होते हैं और कहते हैं कि तुम लोग फिक्र मत करो, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करने वाला। फिर शू यहाँ पर जैन का मजाक उड़ाने लग जाती है तो वो इसे कहता है तुम क्या चाहती हो, क्या हम इस एक्टिंग को रियल बना दे, वैसे भी मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुम मेरी रियल की वाइफ बन जाती हो तो तुम्हें मेरे पैसे वापस नहीं करने पड़ेंगे। ऐसा बोलकर वो उसके क्लोज जा रहा होता है तो शू इसे मना करती है और कहती है कि हमारे बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट है और मैं तुम्हें अपने आप को बेचने वाली नहीं हूँ। तो जैन कहता है कि तुम सोच क्या रही हो, मैं तो बस मजाक कर रहा था और फिर वो शावर के लिए चला जाता है और फिर जब वो बाहर आता है तो शू उसे देखती रह जाती है और फिर इमेजिनेशन में चली जाती है और फिर वो भी जल्दी से भागकर शावर के लिए जा रही होती है और तभी गिरने लगती है। तो जैन इसे गिरने से बचाता है और फिर वो इतना क्लोज होता है तो शू भी सोच रही होती है कि क्या वो उसे किस करने वाला है, पर तभी वो उसे दूर कर देता है और फिर से वो गिरने लगती है और एक्सीडेंटली दोनों की किस हो जाती है। तो दोनों ही जल्दी से दूर होते हैं और शू जल्दी से वॉशरूम में आ जाती है। फिर इसके बाद वो कहती है कि आखिर हम लोग कब तक यहाँ पे लॉक रहेंगे, मुझे भूख लग रही है। और फिर वो जैन के साथ मिलकर प्लानिंग करती है कि जब हमें कोई खाना देने के लिए आएगा तो हम लोग जल्दी से बाहर भाग जाएंगे। अब तभी दरवाजा खुलता है और ग्रैंडपा का गाड़ी इन लोगों को खाना देकर तुरंत ही चला जाता है और इतना फास्ट होता है कि ये लोग कुछ कर भी नहीं पाते। फिर जैन कहता है कि चलो पहले खाना ही खा लेते हैं। फिर दोनों साथ बैठ के खाना खाते हैं और खाने के बाद दोनों को बहुत ही गर्मी लगने लगती है और जैन समझ जाता है और शू को बताता है कि खाने में ग्रैंडपा ने ड्रग मिलाए हुए थे। फिर जैन अपने आप को कंट्रोल करने के लिए ठंडे पानी से जाके शावर ले लेता है और फिर उससे बुखार हो जाता है। शू कहती है कि क्या तुमने ये सॉल्यूशन निकाला है, तो ये कहता है कि और क्या तुम मेरी हेल्प करने वाली हो। पर तभी शू तो इसके सर पे मार देती है और फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और गार्ड्स को बुलाते हुए कहती है कि उनका यंग मास्टर बेहोश हो गया है। फिर ग्रैंडपा जल्दी से दरवाजा खोलते हैं तो जैन बेहोश होने की एक्टिंग करता है और शू दिखाती है कि ये देख लो। फिर ग्रैंडपा को बहुत ही बुरा लगता है कि लड़का बहुत ही यूजलेस है। फिर हम शू की स्टेप सिस्टर चाओ को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल में होती है और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ। उसकी मॉम कहती है कि आखिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो, अब तुम लोग की मुझे जल्दी शादी करवानी पड़ेगी। तो चाओ मना करती है कि मैं उस चैन से शादी नहीं करूंगी, मैंने तो बस शू को गुस्सा दिलाने के लिए उसका बॉयफ्रेंड उसे छीनी थी और मैं शादी करूंगी तो कोई मिस्टर जैन जैसे रिच बंदे से, ना कि इतने गरीब लड़के से। फिर शू की स्टेप मॉम को भी बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर वो शू इतनी लकी कैसे हो सकती है कि उसे मिस्टर जैन से शादी करने का मौका मिल गया। लगता है वो मिस्टर जैन सच में एक ब्लाइंड है। फिर हम देखते हैं कि जैन भी यहाँ हॉस्पिटल में होता है और डॉक्टर उसे बताता है कि वो 2 दिन यहाँ पे रेस्ट करे, उसके बाद डिस्चार्ज हो। फिर शू से कहती है कि तुम यहीं पर ही रहो, मैं तुम्हारे लिए क्लीन कपड़े लेकर आती हूँ और वो यहाँ से जाने लगती है। तभी इसे यहाँ पर इसकी स्टेप मॉम और स्टेप सिस्टर मिल जाती है और वो लोग इसे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शू कहती है कि मैं कहीं भी रहूं, तुम लोग को क्या। तो शू की स्टेप मॉम पूछती है कि क्या हुआ है, क्या मिस्टर जैन बीमार है, देखो उनका अच्छे से ख्याल रखो, वो एक रिच फैमिली से। तो शू इन लोग को चिल्लाती है और यहाँ से चली जाती है। फिर शू की स्टेप सिस्टर चाओ को आइडिया आता है और ये अपनी मॉम को बताती है कि क्यों ना हम मेरे बेबी का डैड ही चेंज कर दे। और फिर चाओ जाकर जैन की मेडिसिन बदल देती है और फिर चाओ ने जो मेडिसिन रखी थी वही नर्स यहाँ पे लाकर जैन को दे देती है और वो पी लेता है। और फिर चाओ यहाँ पर जैन से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि ब्रदर इन लॉ बीमार हो गए हो इसलिए मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ। तो जैन इसे चिल्लाता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता हूँ, तो यहाँ से निकल जाओ। पर ये नहीं जाती और बस उसके क्लोज होने की कोशिश करती है और सोचती है कि बस एक बार उस ड्रग का असर चालू हो जाए। पर जैन तो इसे दूर कर देता है और कहता है कि अब भी यहाँ से निकलो। फिर यहाँ पर शू पहुंच जाती है और चाओ से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो चाओ इसे कहती है कि मेरे ब्रदर इन लॉ को मेरी जरूरत है तो मैं उनकी नीड्स पूरी करने आई हूँ। शू कहती है कि अच्छा, लेकिन तुमने कैसा ड्रेस पहनी हो, पूरा बेडशीट की तरह लग रहा है ये। और वो इसकी काफी मजाक उड़ा देती है तो चाओ इसके ऊपर हाथ उठाने लगती है पर तभी शू इसे दूर पुश कर देती है और ये देखते हुए जैन कहता है कि मेरी वाइफ तो बहुत ही अमेजिंग है। तो शू कहती है कि अगर तुम्हें भी मुझसे मार खाना हो तो बता सकते हो। तो जैन कहता है कि नहीं मुझे मार नहीं खाना है। फिर यहाँ पर चाओ रोने की एक्टिंग करने लगती है कि तुम सभी मुझे बुली कर रहे हो। तभी शू जल्दी से इसके मुंह में कुछ पिल डाल देती है तो ये पूछती है कि तुमने मुझे क्या खिलाई। तो शू कहती है कि वही मेडिसिन जो तुमने अभी जैन को खिलाई हो। तुम्हें क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी इंटेंशन के बारे में नहीं पता था, मैं सब जानती थी। फिर चाओ तो जल्दी से यहाँ से वॉमिटिंग करने के लिए भाग जाती है और जैन शू से पूछता है कि तुमने वैसे उसे क्या खिलाई। शू कहती है कि तुम्हारी लक देखो कितनी खराब चल रही है, कल तुम्हारे ग्रैंडपा ने तुम्हें ड्रग दिए और फिर आज ये चाओ भी तुम्हें ड्रग देने वाली थी।
तो जैन कहता है कि फिर क्या मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए, तुमने मुझे बचा ली। शू कहती है कि ऑफ कोर्स, अगर मैं तुम्हें ना बचाती तो तुम्हें फिर आज कोल्ड शावर लेना पड़ता। तो जैन पूछता है कि क्या तुम जेलस हो रही हो। शू कहती है कि क्या हम ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो मैं जेलस होंगी। तो जैन शू को पकड़ के कहता है कि अभी तो तुम मुझे हस्बैंड कह रही थी और वैसे मुझे ये सुनने में अच्छा लगा। तो शू कहती है कि मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी। फिर जैन सोचता है कि सच में इसे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। फिर हम देखते हैं कि चाओ यहाँ पर चैन को चिल्लाती है कि तुम बस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मुझे बुली करते हुए देखते रहो। चैन कहता है कि तुम ये क्या बोल रही हो, वैसे टाइप की बिल्कुल नहीं है जो किसी को बुली करे। तो चाओ कहती है कि अच्छा तो तुम उसकी साइड ले रहे हो, और फिर ये जमाने लगती है। तो चैन इसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि बताओ आखिर मैं कर ही क्या सकता हूँ, उसका हस्बैंड लो ग्रुप कंपनी का सीईओ है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो ये इसे चुप रहने के लिए कहती है और फिर ये इसे कुछ आइडिया देने लगती है कि उसे अब क्या करना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि चाओ के कहने पर चैन यहाँ पर शू को परेशान करने पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे छोड़ दोगी। इसे धमकी देने के लिए इसकी और अपनी फोटो दिखाता है और कहता है कि सोचो मैं इसे अगर तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर सेन को भेज दूं तो क्या वो तुम्हें अभी भी अपने पास रखेगा। यहाँ पर आकर इसे पैर से मारता है और पूछता है कि तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो। तो चैन कहता है कि मिस्टर लू आप मेरी बात सुनो, आपकी जो ये वाइफ है ये एक गोल्ड डिगर है, और ये इसे अपनी और शू की फोटो दिखाता है। तो जैन ये फोटो देखने के बाद इसे चिल्लाता है कि अगर तुमने दोबारा मेरी वाइफ को बुली किया ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूँ। तो ये सुनने के बाद चैन कहता है कि शू मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा, और ऐसे बोलकर वो भाग जाता है। फिर जैन कहता है कि देखो मैंने फिर से तुम्हें बचा लिया। शू कहती है कि थैंक यू, और फिर वो तैयार हो जाती है। तभी वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ कंपनी नहीं चलने वाली। तो शू भी कहती है कि मैं तुम्हारी कंपनी की एम्प्लॉय थोड़ी ना हूँ। जैन कहता है कि अगर तुम बनना चाहो तो ये चीज़ इम्पॉसिबल भी नहीं है। तो ये कहती है कि क्या तुम मुझे अपने कनेक्शन की मदद से कंपनी में जॉब दिलवाने वाले हो। जैन कहता है कि तुम्हें डिजाइनर बनना था ना, तो ये तुम्हारे पास अच्छा मौका है। शू कहती है कि आखिर ये तुम्हें कैसे पता। तो ये कहता है कि लास्ट टाइम जब तुम जॉब के लिए कॉल कर रही थी तब मैंने तुम्हारी बातें सुन लिया था, और वैसे मैंने तुम्हारी डिजाइन देखा हूँ, बहुत ही अच्छी है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्यों ना तुम्हें अपनी कंपनी में टेम्पररी डिजाइनर की पोजीशन दे दूँ। तो इससे शू खुश जाती है और फिर शू यहाँ जैन की कंपनी में काम करने पहुंच जाती है। और तभी एक एम्प्लॉय उससे बात करती है और उसे कंपनी दिखाने लगती है, और एक लड़की को आता देखकर वो उसे बताती है कि ये हमारी सुपरवाइजर वे है, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट है, इसलिए तुम इससे बच के रहना। शू इसका नाम सुनकर सोचती है कि मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। तो वे कहती है कि मैं तुम्हारी कॉलेज क्लासमेट हूँ, तो जानी पहचानी तो लगूंगी। शू कहती है कि हाँ तुम मुझे याद आ गई, मैं सच में तुम्हें भूल चुकी थी। तो ये कहती है कि तुम पूरा दिन दूसरों को सेड्यूस करने के बारे में सोचती रहती हो, तो तुम्हें ये याद कैसे रह सकता है। शू कहती है कि आखिर इसका क्या मतलब है। तो ये कहती है कि वो तो मुझे भी नहीं पता, और क्योंकि अब तुम मेरे डिपार्टमेंट में इंटर्न की जॉब करने वाली हो तो मैं ही तुम्हें हैंडल करूंगी, तुम यहाँ के रूल्स तो जानती होंगी। तो शू की कलीग उसे बताती है कि इंटर्न को हर दिन पूरी टीम के लिए कॉफ़ी लाना पड़ता है। फिर वे कह देती है कि तुम्हारे पास अब 10 मिनट का टाइम है। फिर शू जल्दी से कॉफ़ी खरीदने के लिए जाती है, पर फिर वो वापस आकर वे को बताती है कि कॉफ़ी शॉप बंद थी। तो ये कहती है कि तुमसे बस कॉफ़ी खरीदने का काम नहीं हुआ, तो ठीक है फिर अब मैं तुम्हें इस ज्वेलरी डिज़ाइन कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने नहीं दूंगी। तो शू इसे मनाने लगती है कि प्लीज़ मुझे इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने दो। तो वे भी मान जाती है, कहती है कि लेकिन तुम्हें सारे काम पे भी ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि अभी तुम्हें 15 मिनट में इस डॉक्यूमेंट को डिलीवर करने जाना है, मैंने तुम्हें एड्रेस सेंड कर चुकी हूँ, तो अब जाओ यहाँ से। तो शू कहती है कि मैं इतना जल्दी कैसे देकर आऊंगी। वे कहती है कि वो मैं नहीं जानती, अगर तुम लेट करोगी तो कंपनी का लॉस होगा। तो शू समझ जाती है कि जानबूझ के मुझे टारगेट कर रही है। फिर वो डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए कंपनी पहुंचती है और देखती है कि ये तो वही मिस्टर जैंग की कंपनी है। फिर यहाँ की डायरेक्टर को डॉक्यूमेंट डिलीवर करती है, जो कि शू को देखते के साथ ही उसे स्लैप लगा देती है और उसे चिल्लाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की। तो शू पूछती है कि आखिर तुम किसकी बात कर रही हो। तो ये लेडी बताती है कि मैं मिस्टर जैंग की वाइफ हूँ। हाँ हमारा डिवोर्स हो गया है, लेकिन अभी हम लोग इतने अलग नहीं हुए। और फिर ये अपने गार्ड्स को यहाँ पर बुलाती है शू को पकड़ने के लिए, और ये लोग शू को बेहोश कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये गार्ड्स शू को पकड़ के लेके जाते हैं और उसे हैरेस करने का सोच रहे होते हैं, पर शू इन लोग को खूब मारती है और इन लोग को बाहर भगा देती है। फिर ये लोग तो बाहर से दरवाजा बंद करके चले जाते हैं। और फिर हम जैन को देखते हैं, जो कि शू के बारे में कंपनी में पूछ रहा होता है कि वो कहाँ पर है। तो शू की कलीग को पता ही नहीं होता और वो कहती है कि मुझे नहीं पता, वो सुबह से गायब है। फिर जैन को कुछ तो गड़बड़ी फील होती है और वो अपने फ्रेंड को कॉल करके शू के बारे में पता करने के लिए कहता है। और फिर हम देखते हैं कि जैंग का स्टैंड उसे इस बारे में आके बताता है कि उसकी वाइफ आज डॉक्यूमेंट डिलीवर करने के लिए जैंग कंपनी गई थी। फिर ये जानने के बाद जैन तुरंत ही वहाँ पर उन लोगों को सबक सिखाने के लिए पहुंच जाता है, और वो मिस्टर जैंग की वाइफ और सभी सिक्योरिटी गार्ड से पूछता है कि आखिर शू कहाँ पर है। पर ये मिस्टर जैंग की वाइफ तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होती और कहती है कि मुझे सच में नहीं पता कि आपकी वाइफ कहाँ पर है। तभी यहाँ पर जैंग को वीडियो मिल जाती है जिसमें वो देख लेता है कि कैसे वो गार्ड शू को पकड़ के लेके जा रहे थे।
अब ये वीडियो देखने के बाद भी मिस्टर जैंग की वाइफ मना कर देती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे गार्ड्स मेरे पीठ पीछे ऐसा काम करेंगे, मैं इन सब में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूँ। पर तभी ये गार्ड्स बता देते हैं कि इसी ने हमें ऑर्डर दी थी। फिर जैन इन लोग को मार के पूछता है कि शू कहाँ पर है और वो जल्दी से उसे ढूंढने के लिए जाता है। और जैसे ही वो लॉक खोलता है तो शू तो डंडे लेकर बिना देखे पीटने ही लग जाती है और वो कहता है कि क्या तुम अपने हस्बैंड को ही मारना चाहती हो। तो शू तो एकदम शॉक रह जाती है कि ये तो जैन है। फिर यहाँ पर उसका फ्रेंड भी पहुंच जाता है और शू को कहने लगता है कि आखिर तुम अपने हस्बैंड के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। जैन पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तो शू कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये कहता है कि फिर तुमने मुझे कांटेक्ट क्यों नहीं करी थी। तो शू बताती है कि मैं सो गई थी। ये सुनकर ही लोग शॉक हो जाते हैं। फ्लैशबैक में भी दिखाते हैं कि शू यहाँ पर लॉक तो थी पर वो बहुत ही खुश थी कि उसके साथ उसका लैपटॉप है, तो उसने अपना डिजाइन कंप्लीट कर ली थी और फिर मजे में यहाँ पर सो भी गई थी। फिर यहाँ पर जैन का फ्रेंड शू को बताता है कि तुम्हें पता भी है कि जैन तुम्हारी कितनी ज्यादा फिक्र कर रहा था। शू कहती है कि नेक्स्ट टाइम मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं अपना फोन जरूर चार्ज करके जाऊंगी। तो जैन कहता है कि तुम चाहती हो कि ये नेक्स्ट टाइम भी हो। तो शू स्माइल करने लगती है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि शू कंपनी में होती है और उसकी कलीग उससे पूछती है कि कल वो कहाँ पर चली गई थी, क्योंकि बॉस उसकी फिक्र करते हुए यहाँ पर उसके बारे में पूछ रहे थे। तो ये शू से ये भी पूछती है कि आखिर तुम बॉस को कैसे जानती हो। तो शू कहती है कि मैं बॉस को नहीं जानती हूँ और वैसे भी मैं तो बस एक छोटी सी इंटर्न हूँ, तो बॉस बस मेरे बारे में ऐसे पूछ रहे होंगे। और शू अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ पर किसी को पता नहीं लगने दे सकती हूँ कि मैं यहाँ पर कनेक्शन से आई हूँ। फिर इसकी कलीग कहती है कि ये जो तुमने डिजाइन बनाई हो तुम कंपटीशन में इसे यूज करने वाली हो। तो शू कहती है कि हाँ, मैंने कितनी मेहनत से कितने दिन लगा के डिजाइन बनाई। तो इसकी कलीग से गुड लक बोल के यहाँ से चली जाती है। फिर शू अपना डिजाइन कंप्लीट कर लेती है और तभी यहाँ पर इसकी वही सुपरवाइजर वे आ जाती है और वो इसको सुनाने के लिए जानबूझ के एक एम्प्लॉय के साथ मिलकर उसकी बुराई करती है और उसके बारे में झूठ फैला रही होती है कि कॉलेज टाइम में तो वो ऐसे ऐसे काम करके ट्यूशन की फीस भरती थी। शू को सुनकर गुस्सा आती है और वो कहती है कि यहाँ पर फ्लाइज कुछ ज्यादा ही उड़ रही है। तभी वे यहाँ पर आकर इसे पूछने लगती है कि तुम्हारी डिजाइन कंप्लीट हुई कि नहीं, तुमने अभी तक मुझे सेंड नहीं करी। तो शू बताती है कि मैंने कब का सेंड कर चुकी हूँ, तुम चेक करो। फिर जैसे ये इसका डिजाइन चेक करती है तो इसके ऊपर इल्जाम लगाने लगती है कि तुमने ये डिजाइन चोरी करी हो। ये फेमस डिजाइनर एना की डिजाइन है जो कि उसने अभी तक पब्लिश नहीं करी थी। शू कहती है कि मेरे बारे में ये सब झूठ बोलना बंद करो, तुम बस मुझे परेशान करने के लिए मेरे पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। तो वे मानने के लिए तैयार नहीं होती और कहती है कि तुमने डिजाइन चोरी करी हो, तो मैं तुम्हारे बारे में कोई रूमर नहीं फैला रही हूँ। और ये शू से कहती है कि तुम तो दूसरी कंपनी की स्पाई होंगी और फिर ये अपने एम्प्लॉय को उसे चेक करने के लिए बोलती है कि कहीं इसने हमारी कंपनी की कुछ चीजें तो नहीं चुराई। तो शू इसे रोकती है और कहती है कि अगर तुम लोगों ने मुझे टच करने की कोशिश की तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगी नहीं। पर ये लोग फिर भी नहीं मान रहे होते हैं। तो शू दोनों को ही स्लैप लगाती है और इन लोगों को सबक सिखाती है कि दोबारा मेरे बारे में रूमर मत फैलाना। तभी इतने में यहाँ पर जैन की एक्स फियांसी बाइंग आ जाती है और वो इन लोगों से पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। तो शू कहती है कि आखिर तुम कौन हो। तो ये लोग इसे बताते हैं कि ये बॉस की होने वाली वाइफ है। तो शू अपने मन में सोचती है कि अच्छा, तो ये वही लड़की है जो जैन के शादी वाले दिन उसे छोड़कर भाग गई थी। यहाँ पर वे बाइंग से कंप्लेन करने लगती है कि ये लड़की एक तो हमारी कंपनी के सीक्रेट चुरा रही है और साथ ही साथ हम सभी एम्प्लॉयज को मार भी रही है, तो आप बॉस से कहकर इसे फायर करवा दो। तभी इतने में जैन यहाँ पर पहुंच जाता है और इन लोग को रुकने के लिए कहता है और फिर जैन बाइंग और शू दोनों को ही लेकर रेस्टोरेंट आ जाता है और बाइंग से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो ये कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकती थी, इसलिए मैं वापस आ गई। और फिर ये शू से कहती है कि जितने टाइम में नहीं थी उतने टाइम तुमने जैन का ख्याल रखी, उसके लिए थैंक यू। और जैन ने तुम्हें कंपनी में काम दिलाया तो ये उसका फर्ज था। फिर जैन से कहता है कि अब तुम्हारा बोल के हो गया हो तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। तभी जल्दी से इसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि लास्ट टाइम जो हुआ था वो बस एक एक्सीडेंट था, इसलिए मुझसे गुस्सा होना छोड़ दो। फिर जैन यहाँ पर शू को पकड़ता है और इसे कहता है कि देखो अब मैं मैरिड हूँ, इसलिए अब मेरा पीछा छोड़ दो। तो ये कहने लगती है कि तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए ये सब मत बोलो, मैं जानती हूँ कि तुम लोग के बीच में कुछ भी रियल नहीं। फिर शू भी इस बारे में बताने जा रही होती है तो जैन जल्दी से शू को किस कर लेता है और बाइंग से कहता है कि अब मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तो ये कहती है कि क्या तुमने इतनी जल्दी अपना माइंड चेंज कर लिया। फिर यहाँ पर शू को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आ जाती है तो वो साइड में उनसे बात करने जाती है। शू की ग्रैंडमा जो कि हॉस्पिटल में है वो शू से कहती है कि मुझे डम्पलिंग्स खाने का दिल कर रहा है। तो शू कहती है कि ठीक है ग्रैंडमा, मैं लेकर आती हूँ। और फिर शू यहाँ पर आकर जैन से कह देती है कि मुझे कुछ काम है तो मैं जा रही हूँ। तो जैन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और वो उसके साथ चला जाता है। तो ये देखकर बाइंग को बहुत ही गुस्सा आती है। फिर शू और जैन यहाँ पर उसकी ग्रैंडमा से मिलने पहुंचते हैं और जैसे ही जैन शू की ग्रैंडमा को बताता है कि मैं शू का हस्बैंड हूँ तो ये सुनकर तो वो शॉक हो जाती है और शू से पूछने लगती है कि तुमने शादी कब करी। तो शू कहती है कि ग्रैंडमा वो सब मिस्टेक की वजह से हो गया था, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बंदा बहुत ही अच्छा है और आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है।
फिर ग्रैंडमा यहाँ पर जैन के बारे में काफी सारे सवाल करने लगती है कि आखिर वो कौन है और क्या काम करता है। तो शू अपनी ग्रैंडमा से उसके बारे में सब झूठ बताती है और ये नहीं बताती कि वो कंपनी का सीईओ है, बल्कि ये कहती है कि वो छोटा मोटा बिजनेस करता है। और फिर हम देखते हैं कि शू जैन के साथ जब यहाँ से चली जाती है तब यहाँ पर बाइंग पहुंच जाती है शू की ग्रैंडमा से मिलने के लिए। फिर हम देखते हैं कि बाइंग यहाँ पर शू की ग्रैंडमा की वार्ड में आ जाती है और शू की ग्रैंडमा इससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो, लगता है तुम कोई गलत रूम में आ गई हो। तो बाइंग कहती है कि नहीं ग्रैंडमा, मैं आपसे ही मिलने आई हूँ। और फिर बाइंग नील डाउन कर ग्रैंडमा के सामने रोने की एक्टिंग करने लग जाती है और कहती है कि प्लीज आप ही मेरी हेल्प कर दो। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम ऐसे नीचे मत बैठो, ऊपर बैठ के बात करो। तो बाइंग बताती है कि मैं जैन की फियांसी हूँ। तो ग्रैंडमा कहती है कि क्या, मेरे ग्रैंडसन इन लॉ की फियांसी, आखिर ये सब क्या चल रहा है। तो बाइंग कहती है कि ग्रैंडमा आप जानती है जैन ब्लू ग्रुप कंपनी का सीईओ है और आपकी ग्रैंड डॉटर शू ने आपका ट्रीटमेंट करवाने के लिए जैन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करी और उसने मेरा और जैन का रिश्ता तोड़वा दिए, जो कि हम लोग का बचपन से रिश्ता था। आप बताओ, उसने मेरी शादी तोड़ दी है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, मेरी शू ऐसा नहीं कर सकती। तो बाइंग और रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है कि मैं जानती थी कि आप जरूर अपनी ग्रैंड डॉटर की साइड लेंगी, लेकिन आप ही सोचो अगर उसने जैन को फोर्स ना की होती तो वो मुझे छोड़कर उससे शादी नहीं करता। हम दोनों की एंगेजमेंट कब से लगी हुई थी और उसकी वजह से सब टूट गई। तो बताओ अब मैं क्या करूँ। फिर ग्रैंडमा भी इसकी बातों पर यकीन कर लेती है और इन्हें बहुत ही बुरा लगता है कि शू ऐसा कैसे कर सकती है। तभी बाइंग कहती है कि ग्रैंडमा आपकी ट्रीटमेंट के पैसे मैं भर दूंगी, लेकिन आप प्लीज मेरी हेल्प कर दो और शू को मनाओ कि वो जैन को छोड़ दे। फिर ग्रैंडमा से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं मर भी गई तो भी चलेगा, लेकिन मैं किसी और की शादी ऐसे खराब नहीं होने दूंगी। तो बाइंग बड़ी खुश जाती है कि ग्रैंडमा तो उसकी बातों में आ गई। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैन यहाँ पर शू से पूछ रहा होता है कि तुम अपने ग्रैंडमा की वजह से पार्ट टाइम जॉब करने गई थी ना, उनके लिए पैसे कमाने के लिए। शू कहती है कि मैंने सोची थी कि जब तुम्हें ये पता लगेगा तो तुम्हें हंसी आएगी कि इतने रिच फैमिली से होने के बाद भी मुझे जॉब करनी पड़ रही है, क्योंकि असल में मेरे डैड की मौत हो चुकी है और मेरी स्टेप सिस्टर और मेरी स्टेप मॉम बिल्कुल भी अच्छे से ट्रीट नहीं करते और मेरे लिए तो सिर्फ मेरी ग्रैंडमा ही बची है। तो जैन कहता है कि अब मुझे समझ आया कि तभी तो उन लोगों ने तुम्हें मिस्टर जैंग से शादी करने के लिए फोर्स करे, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब मैं तुम्हारी फैमिली हूँ। तो शू कहती है कि नहीं ऐसा मत करो, देखो तुमने मुझे जितने भी पैसे दिए हो मैं तुम्हें वापस कर दूंगी, क्योंकि ऑफ कोर्स हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से जुड़े हुए हैं, तो अगर मैंने तुमसे ज़्यादा उधार ले ली तो मैं तो तुम्हें अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। तो ये कहता है कि मेरा भी तुम्हारे ऊपर कर्जा है। फिर जैन इसे बचपन के बारे में सब बताने वाला होता है, पर तभी इतने में शू को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है और वो इसे चिल्ला के कहती है कि आप भी इसी वक्त वापस आओ। फिर शू जब अपनी ग्रैंडमा के पास पहुंचती है तो ग्रैंडमा रोते हुए इसे चिल्लाने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोची थी कि तुम दूसरों की शादी के बीच में आओगी और किसी की मिस्ट्रेस बनोगी। शू कहती है कि ग्रैंडमा आप ये क्या कह रही है, आपको सब गलतफहमी हो गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर ग्रैंडमा शू की बात पर बिलीव नहीं करती और उसे स्लैप लगा देती है और वो शू से कहती है कि अगर तुम सच में मुझे अपनी ग्रैंडमा समझती हो तो आप भी इसी वक्त इसे डिवोर्स लो। फिर शू रोते हुए बाहर आ जाती है और जैन से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। तो जैन भी कहता है कि मुझे भी तुमसे कुछ कहना है और वो इसे सरप्राइज देने के लिए लेके जाता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है। शू इससे कहने जा रही होती है तो ये कहता है कि पहले तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, उसके बाद कहना। फिर शू यहाँ पर विश मांगती है और फिर वो इसे एक नेकलेस देता है बर्थडे गिफ्ट के तौर पे और वो खुश होती है कि अच्छा हुआ इसने मुझे प्रपोज नहीं किया। तभी बाइंग इन दोनों को देख रही होती है और उसे बहुत ही गुस्सा आती है इस नेकलेस को देखकर। वो याद करती है कि इस नेकलेस को जैन ने पर्सनली डिजाइन किया था और उसने उसे पूछी थी कि ये किसके लिए, तो उसने नहीं बताया था और अभी से पता लग रहा है कि वो इसने इसके लिए डिजाइन किया था। ये सोचती है कि आखिर मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो ये मुझे नहीं बल्कि इसे चुन रहा है। फिर हम देखते हैं कि बाइंग घर जाकर अपने डैड को मनाती है कि वो उसकी हेल्प करे जैन से शादी करवाने में। फिर हम देखते हैं कि जब जैन यहाँ घर पे पहुंचता है तो उसके डैड उसे कहते हैं कि उसे बाइंग से शादी करनी पड़ेगी क्योंकि उसकी फैमिली से उन्हें बिजनेस का फायदा होने वाला है, तो ये बिजनेस मैरिज उसे करनी पड़ेगी। जैन शू की वजह से मना कर रहा होता है तो उसके डैड उसे स्लैप लगा देते हैं और चिल्लाते हैं कि एक लड़की के लिए तुम कंपनी को बर्बाद करने पे तुले हो। जैन कहता है कि मैंने बचपन से लेकर आपकी सारी अरेंजमेंट के लिए रेडी हुआ और मैं तो ये बिजनेस मैरिज करने के लिए भी रेडी था, पर वो लोग ही पीछे हटे थे और उन लोगों ने पहले कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था और अब मैंने किसी और से शादी कर लिया हूँ, तो अब वो लोग कैसे वापस आ सकते हैं, इसलिए अब चाहे जो हो जाए मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दूंगा। तो जैन के डैड भी उसे वार्न करते हैं कि मैं तुम्हें बस एक दिन का टाइम दे रहा हूँ इस बारे में सोचने का, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो अच्छा नहीं होगा। ऐसा बोलकर वो चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि शू जब जैन की चोट देखती है तो वो शॉक होती है कि तुम्हें इतनी ज्यादा चोट कैसे आ गई। वो जल्दी से उसके लिए मेडिसिन लेकर आती है और लगाती है। फिर जैन इसे समझाता है कि अगर इन 2 दिनों में तुम्हें कोई भी अप्रोच करेगा तो तुम उनकी बातों में बिल्कुल मत आना और ना उनके ऊपर ध्यान देना,
तो ये कहती है कि आखिर क्या हुआ है। जैन कहता है कि कुछ नहीं, बस अब तुम मेरी वाइफ हो तो अपने आप को सेफ रखना। फिर हम देखते हैं कि शू जैसी बाहर जाती है तभी रास्ते में इसे जैन की मॉम के गार्ड्स मिल जाते हैं और वो शू को यहाँ जैन की मॉम के पास ले आते हैं। जैन की मॉम शू से बात करके उसे उसका लेवल बताती है कि वो बहुत ही गरीब है और जैन बहुत ही अमीर है, तो उन दोनों का कोई मैच नहीं है। शू कहती है कि आंटी आपको जो भी बोलना है डायरेक्टली बोलो, आप मेरी ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकती। तो जैन की मॉम भी डायरेक्टली शू को बताने लगती है कि ठीक है फिर ये लो 5 मिलियन का कार्ड और मेरे बेटे की लाइफ से दूर हो जाओ, उसके पीछे मत पड़ो। मेरा बेटा बस बाइंग जैसी रिच लड़की से शादी करने लायक है, तुम्हारी जैसी नहीं। पर शू ये पैसे नहीं लेती है और कहती है कि अगर आपको इस बारे में बात करनी है तो अपने बेटे से बात करो, मैं कोई पैसों के लिए उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ। तभी इतने में यहाँ पर जैन पहुंच जाता है और अपनी मॉम से कहता है कि शू को टच मत करना। फिर जैन की मॉम से देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कहता है कि मॉम अगर मैं अभी यहाँ पर नहीं आता तो आप शू के साथ क्या करने वाली थी। तो जैन की मॉम कहती है कि तुम मेरे बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, मैं तो बस तुम्हारी वाइफ को अब्रॉड भेजने की तैयारी कर रही थी, ये इतनी अच्छी डिजाइनर जो है तो इसका फ्यूचर बन जाएगा, तुम नहीं चाहते। जैन कहता है कि मॉम ये सब में अपना टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब तक मैं मर नहीं जाता मैं शू को डिवोर्स नहीं दूंगा। तो जैन की मॉम से पूछती है कि क्या इस लड़की के लिए तुम्हें अपना घर भी नहीं चाहिए। तो ये कहता है कि हाँ नहीं चाहिए, अगर मुझे ये मैरिज सेक्रीफाइस करना पड़ेगा तो मुझे घर नहीं चाहिए। तो जैन की मॉम भी कह देती है कि अगर तुम यहाँ से अब भी जाते हो तो तुम कभी मेरे बेटे नहीं रहोगे। तभी इतने में यहाँ पर जैन के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ कि कौन मेरे ग्रैंडसन को घर से निकालता है। फिर ग्रैंडपा यहाँ पर आके बैठते हैं और जैन की मॉम उन्हें समझाने लगती है कि अब टाइम आ गया है बाइंग और जैन की शादी करवाने का। तो ग्रैंडपा कहते हैं मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ तो पहले से यहाँ पर है, तो ये तुम क्या बात कर रही हो। तो जैन की मॉम कहती है कि इन दोनों के बीच में सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है जो कि ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं। पर ग्रैंडपा नहीं मानते और कहते हैं कि इन दोनों के बीच में सच्चा प्यार है, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज नहीं है। और ये कहते हैं कि देखना जल्दी मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडसन मिलने वाला है। और ये इन लोग को यहाँ से जाने के लिए कहते हैं और फिर अपने गार्ड को कहकर पता लगाने के लिए बोलते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट। फिर हम देखते हैं कि मेड यहाँ पर बाइंग को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि जैन की मॉम उसकी और शू की शादी तोड़ने वाली थी और उसे यहाँ से घर से भी निकाल रही थी। पर तभी ग्रैंडपा बीच में आ गए और उन्होंने कहा है कि वो शू को ही अपने ग्रैंड डॉटर इन लॉ मानते हैं। तो बाइंग कहती है कि जब उस ओल्ड मैन को पता लगेगा कि उन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था और उन्हें धोखा मिला है तो फिर वो इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता चल जाता है तो वो शू को बात करने के लिए बुलाते हैं और उससे इस बारे में पूछते हैं कि आखिर उन दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कैसे हुई। तो शू सब बताती है कि कैसे उसकी स्टेप मॉम ने उसे बेच दी थी और फिर वो उस ओल्ड मैन से बचकर भाग रही थी और तभी इसे जैन मिल गया था और जैन ने उसे बचाया था और उसे पैसे देने की बात किया था और उसकी हेल्प करने के लिए बोला था। तो ये भी मान गई थी और इस तरीके से दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गई। ग्रैंडपा कहते हैं कि लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम अब जैन को लाइक करने लगी हो ना। तो शू इसके लिए मान जाती है, लेकिन वो कहती है कि मेरे और जैन के बीच में बहुत डिफरेंस है तो मैं उसके लायक ही कहाँ हूँ। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हो। फिर शू ग्रैंडपा के लिए पानी लेने चली जाती है और तभी ग्रैंडपा बाइंग को देख लेते हैं और उसे कहते हैं कि तुम उधर छुपी क्या हो, इधर मेरे सामने आके बात करो कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। फिर बाइंग यहाँ पर आकर ग्रैंडपा से पूछती है कि आखिर मेरे और शू में ऐसी क्या डिफरेंस है जो आप मुझे नहीं बल्कि शू को चुन रहे हो, जबकि जैन की चाइल्डहुड स्वीटहार्ट तो मैं हूँ और मेरा और उसका बहुत ही अच्छा रिश्ता रहा है। पर आपने कभी मुझे अपनी ग्रैंड डॉटर इन लॉ नहीं माना, बल्कि आप उसे इतनी आसानी से मान रहे। उसने तो आपको चीट भी करी है पर अभी भी आप उसे ही फेवर कर रहे हैं। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि उसके कंपैरिजन में तुम कुछ भी नहीं हो। तो बाइंग कहती है कि यानी सच में आप मेरी और जैन की शादी नहीं होने देंगे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ऑफ कोर्स तुम मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ बनने लायक हो ही नहीं। फिर बाइंग को बहुत ही गुस्सा आती है तो ये ग्रैंडपा को मारने के लिए उन्हें पुश कर देती है और ग्रैंडपा बेहोश हो जाते हैं और ये देखकर वो जल्दी से यहाँ से भाग जाती है। फिर जब शू यहाँ पर पहुंचती है तो वो देखती है कि ग्रैंडपा बेहोश पड़े। फिर इसके बाद ये लोग ग्रैंडपा को लेकर हॉस्पिटल आ जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि ग्रैंडमा कोमा में चले गए क्योंकि उनके सर में काफी ज्यादा चोट लग गई थी। फिर बाइंग इसका इल्जाम शू के ऊपर डालने लगती है कि रात में वही ग्रैंडपा के साथ थी, उसने जानबूझ के ग्रैंडपा को हार्म करी है। फिर जैन की मॉम भी इसी की बातों पर बिलीव कर लेती है और वो शू को ब्लेम करती है कि ग्रैंडपा का ये हाल उसकी वजह से हुआ है। पर तभी जैन यहाँ पर शू की साइड लेता है कि वो ऐसा कर ही नहीं सकती है। फिर बाइंग को और गुस्सा आती है कि जैन को अभी भी उस पर क्यों बिलीव है। फिर ये आ जाती है शू की ग्रैंडमा के पास और उन्हें फिर से झूठ झूठ बोलने लगती है कि शू ने ग्रैंडपा को हार्म कर दिए और उसकी वजह से ग्रैंडपा कोमा में चले गए और उन्हें होश नहीं आ रहा। फिर ये जानकर ग्रैंडमा तो शॉक होती है और ये तो इसकी बातों में आ जाती है कि शू ने सच में ऐसा काम करी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शू यहाँ पुलिस स्टेशन में होती है और पुलिस से सवाल कर रहे होते हैं कि कल जब वो ग्रैंडपा के साथ थी तो क्या क्या हुआ था। फिर यहाँ क्वेश्चनिंग के बाद शू यहाँ पर जैन के पास आती है और उसे कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर बिलीव है। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मुझे तुम पर बिलीव है, मुझे पता है कि तुम ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती हो, मैं इस बारे में अच्छे से इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। अभी इतने में शू की ग्रैंडमा आ जाती है तो शू पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो, आपको तो बेड पर होना चाहिए था।
तो इसकी ग्रैंड माँ इसे स्लैप लगाती है और चिल्लाने लगती है कि मैंने कभी नहीं सोची थी कि तुम ऐसा काम करोगी, और उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी यहाँ पर बाइंग आकर बताती है कि मैंने तो बस ग्रैंड माँ को सारा सच बताई थी, आखिर हम ग्रैंड माँ से थोड़ी ना सब कुछ छुपा सकते हैं, तो मैंने कुछ गलत काम करी। फिर ग्रैंड माँ यहीं पर ही बेहोश जाती है और इसके बाद वो ऑपरेशन रूम में होती है और शू और जैन बाहर होते हैं, और ग्रैंड माँ के लिए शू तो बहुत ही परेशान हो रही होती है। तो जैन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हारी ग्रैंड माँ का ट्रीटमेंट करवाने के लिए बेस्ट डॉक्टर का अरेंजमेंट किया हूँ। फिर डॉक्टर बाहर आता है और इन लोग को बताता है कि ग्रैंड माँ की जान बहुत मुश्किलों से बच पाई है, और वो इन लोग के ट्रीटमेंट के लिए 1 मिलियन की फीस भरने के लिए बोल के चला जाता है। फिर शू जैन को थैंक यू बोलती है कि तुम्हारी वजह से मेरी ग्रैंड माँ बच पाई है, और ये कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं सारे पैसे तुम्हें वापस करूंगी। तो ये कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम वापस से डिवोर्स की बात मत करना। तो शू कहती है कि लेकिन, तो ये कहता है कि कोई लेकिन वेकिन नहीं, तुम बस मेरी वाइफ हो और हमेशा मेरी वाइफ रहोगी। फिर हम देखते हैं कि शू को कॉल आती है कि वो डिजाइन कंपटीशन में जीत गई और उसे 1 मिलियन का रिवॉर्ड मिला है। फिर शू कंपनी में जाकर जैन से मिलती है और वो इसे कॉन्ग्रेचुलेशन कहता है। तो शू कहती है कि मेरा डिजाइन तुमने सबमिट किया था, तो ये कहता है कि हाँ, मेरी वाइफ के लिए तो मैं इतना कर ही सकता हूँ। शू कहती है कि लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तो बिल्कुल नहीं मान रहे ना, तो ये जल्दी से शू को किस कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि अवार्ड वाला दिन आ जाता है और स्टेज पर शू का नाम अनाउंस होता है, पर तभी उसकी कलीग सभी के सामने ये कहती है कि शू ने उसकी डिजाइन चोरी करी है और ये डिजाइन उसकी बनाई हुई है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इसे ये काम शू की सिस्टर चाओ ने दी होती है ताकि शू का नाम खराब हो जाए, और इस चीज में बाइंग का भी हाथ होता है। दोनों ही शू को बर्बाद करना चाहते हैं। फिर शू को पता लगता है कि जैन के डैड ने उसे कंपनी से निकाल दिए क्योंकि उसने कंपनी के बजाय उसे चुना। शू यहाँ पर देखती है कि जैन तो यहाँ पर डिलीवरी मैन की जॉब कर रहा है। वो जाकर उसे कहती है कि तुमने मेरे लिए ये सब क्यों किया। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें छोड़कर मैं कंपनी कैसे चुन सकता हूँ। फिर यहाँ पर ये लोग काफी बातें करते हैं और जैन इसे अपने बचपन के बारे में सब याद दिलाता है। फिर शू को भी याद आ जाता है कि जैन उसका चाइल्डहुड फ्रेंड है। अब तभी हम देखते हैं कि शू की सिस्टर चाओ उसका एक्सीडेंट करने के लिए एक तेज कार चलाती है, पर तभी जैन शू को साइड कर देता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर जैन को हॉस्पिटल में 2 दिन तक होश नहीं आता और शू उसकी केयर कर रही होती है। फिर ये सब देखकर जैन की मॉम मान जाती है कि शू उसके लिए सच में सिंसियर है, तो वो उसे अपनी डॉटर इन लॉ मान लेती है और ये भी कह देती है कि अब वो उन दोनों को कभी सेपरेट नहीं करेगी, और उसे कहती है कि अब तुम मुझे आंटी नहीं बल्कि मॉम कहो। तो शू ने मॉम कहती है। अब तभी बाइंग यहाँ पर आकर शू से कहती है कि तुम यहाँ से निकल जाओ क्योंकि अब जैन का ख्याल मैं रखूंगी क्योंकि मैं उसकी होने वाली वाइफ हूँ। तो जैन की मॉम इसे क्लियर कर देती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर सिर्फ शू है और वही रहेगी, तो तुम अब जैन से शादी करने के बारे में मत सोचो, तुम्हें और भी कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। फिर बाइंग को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आती है और इसे पता लगता है कि ग्रैंडपा को होश आ गया है, तो ये ग्रैंडपा के रूम में आ जाती है उन्हें मारने के लिए, क्योंकि अगर उन्हें होश आ गया तो वो सारा सच बता देंगे। फिर जैसे ये इंजेक्शन डालने जा रही होती है तभी ग्रैंडपा उठ जाते हैं और कहते हैं कि तुम ये क्या करने जा रही हो। तभी वो तो इनका मुंह दबा के मारने लगती है, पर यहाँ पर जैन की मॉम अपने गार्ड्स के साथ आ जाती हैं और इसे रोक देती हैं और कहती है कि मुझे तुम पे शक हो ही गया था कि ग्रैंडपा को मारने के पीछे तुम्हारा हाथ है। फिर पुलिस बाइंग को अरेस्ट करके लेके जाती है और यहाँ पर जैन को होश आ जाता है, तो शू बहुत ज्यादा खुश होती है और जैन इसे कहता है कि मैं हमारा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट अब कैंसिल कर रहा हूँ, और फिर वो उसे रिंग दिखा के प्रपोज कर देता है। तो शू बहुत ही खुश होती है और कहती है कि चलो मेरे साथ। अभी इसी वक्त ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा से मिलने के लिए वो अब ठीक हो चुके हैं। तो ये कहता है कि मैं तो अभी इंजर्ड हूँ ना, तो शू से किस करती है और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग यहाँ पर हो जाती है।